नमस्कार और स्वागत है। आज हम एक ऐसी कहानी के पन्नों में उतर रहे हैं जो सीधे दिल को छूती है। अनुराग पाठक का उपन्यास कोई बात नहीं। नमस्कार। कहानी हमें ले चलती है 2016 के बनारस गंगा किनारे बसे शहर की गलियों में, जहां शिवम तिवारी नाम का एक आम सा युवक रहता है। उसका एक सपना है अपने पिता से विरासत में मिली किताबों की छोटी सी दुकान को शहर का सबसे अच्छा बुक कैफे बनाना। लेकिन जिंदगी के अपने ही इम्तिहान होते हैं, है ना? बिल्कुल। सीधी कहाँ होती है जिंदगी। तो ये उपन्यास ना भावनाओं का एक ऐसा सफर है जो दिखाता है कि मुश्किलों के भंवर में कैसे एक छोटा सा साधारण सा लगने वाला वाक्य कोई बात नहीं हिम्मत और हौसले की पतवार बन जाता है। तो चलिए शिवम और प्रिया की इस कहानी की तहों को खोलते हैं। बिल्कुल। और ये सिर्फ शिवम की कहानी नहीं है, ये उसके रिश्तों की कहानी है, खासकर उसकी पत्नी प्रिया के साथ उसके अटूट गहरे बंधन की। हम देखेंगे कि कैसे एक व्यक्ति का सपना सामाजिक दबावों, आर्थिक सच्चाइयों से टकराता है और बिखरता भी है। हाँ, कैसे एक जोड़ा संतान ना होने के गहरे दुख से गुजरता है, कैसे परिवार के भीतर रिश्ते कसौटी पर कसे जाते हैं, बिल्कुल। और कैसे कोई बात नहीं महज एक मुहावरा ना रहकर मुश्किलों से जूझने, उन्हें स्वीकार करने और फिर से खड़े होने का एक नजरिया, एक दर्शन बन जाता है। सही कहा। इस चर्चा में हम जीवन के संघर्ष, रिश्तों की नाजुक लेकिन मजबूत डोर और इंसान की सहन शक्ति की परतें उधेड़ने की कोशिश करेंगे, जैसा लेखक ने अपने उपन्यास में बुना है। तो कहानी की शुरुआत होती है शिवम से। 32 साल का नौजवान बनारस में गंगा किनारे एक पुरानी सी किताबों की दुकान, जो उसके पिता की निशानी है। हाँ, विरासत। पिता नहीं रहे तो घर की जिम्मेदारी माँ और छोटी बहन रिया की उसी के कंधों पर है। सपना कोई आसमान छूने वाला नहीं, बस दुकान को थोड़ा बेहतर बनाना, एक बुक कैफे का रूप देना। एक छोटा अपना सा सपना। उसकी जिंदगी में सुकून और रंग भरने वाली है प्रिया, बचपन की दोस्त जो अब पत्नी है, एक स्कूल टीचर। शादी को 5 साल हो चुके हैं, प्यार अपनी जगह मजबूत है। लेकिन जिंदगी का पहला बड़ा झटका तब लगता है जब डॉक्टर बताते हैं कि प्रिया मां नहीं बन सकती। ये खबर सिर्फ एक मेडिकल रिपोर्ट नहीं है, ये उनके साझा भविष्य पर एक सवालिया निशान की तरह आती है। प्रिया का टूटना स्वाभाविक है। हाँ, बिल्कुल। उसका ये कहना, मैं तुम्हें पूरा परिवार नहीं दे सकती, समाज की उस गहरी सोच को दिखाता है जहां संतान को ही परिवार की पूर्णता माना जाता है। सही बात है। और यहीं पर शिवम का जवाब कहानी के मूल मंत्र की तरह सामने आता है। वो प्रिया का हाथ थामकर कहता है, कोई बात नहीं प्रिया, तू ही मेरा परिवार है। ये पल उनके रिश्ते की बुनियाद दिखाता है। बहुत अहमियत रखता है ये। बिल्कुल। लेकिन जिंदगी एक मोर्चे पर राहत देती है तो दूसरे पर चुनौती खड़ी कर देती है। दुकान पर संकट गहराने लगता है। और ये संकट सिर्फ शिवम का नहीं, ये उस दौर का संकट है। ऑनलाइन शॉपिंग, बड़े बड़े चमचमाते मॉल्स, ये सब छोटी पारंपरिक दुकानों को निगल रहे हैं। हाँ, ये तो है। ये सिर्फ एक आर्थिक चुनौती नहीं, ये एक पूरी जीवन शैली, एक पुरानी दुनिया के मिटने का संकेत भी है। लेखक ने यहाँ व्यक्तिगत संघर्ष को एक बड़े सामाजिक आर्थिक बदलाव के साथ जोड़ा है। बिल्कुल सही। और इस आर्थिक बोझ में जुड़ जाता है बहन रिया की कॉलेज की फीस का खर्च, माँ की दवाइयों का बिल और बैंक का बढ़ता हुआ कर्ज। शिवम मतलब बुरी तरह फंसता जा रहा है। तभी एक पुराना दोस्त अखिल, जो अब शहर का बड़ा बिल्डर बन चुका है, एक प्रस्ताव लेकर आता है। दुकान उसे बेच दे और उसके साथ रियल एस्टेट के काम में लग जाए। ये एक बड़ा मोड़ है। एक तरफ पिता की विरासत, अपना सपना, दूसरी तरफ कठोर आर्थिक वास्तविकता। शिवम का शुरू में मना करना समझ आता है। वो दुकान सिर्फ ईंट पत्थर नहीं, उसके लिए वो पिता की यादें हैं, एक पहचान है। हाँ, बिल्कुल। लेकिन प्रिया यहाँ फिर बहुत व्यवहारिक और मजबूत नजर आती है। वो शिवम को समझाती है, शिवम जिद छोड़ो, सपने बदलते भी हैं, कोई बात नहीं। वो उसे आईना दिखाती है कि पिता की यादों को सहेजने के लिए दुकान का बिक जाना शायद जरूरी हो गया है। प्रिया का ये कहना सपने बदलते हैं बहुत महत्वपूर्ण है। क्या ये सिर्फ हालात से समझौता है या जिंदगी की सच्चाई की गहरी समझ? लेखक यहाँ पाठक को सोचने पर मजबूर करते हैं। हाँ। और कोई बात नहीं का ये दूसरा प्रयोग देखिए। पहला था व्यक्तिगत दुख को स्वीकार करना, दूसरा है आर्थिक मजबूरी और सपनों के टूटने को स्वीकार करना। सही। ये दिखाता है कि ये वाक्य सिर्फ दिलासा नहीं, बल्कि हालात को ज्यों का त्यों देखने और उससे आगे बढ़ने की कोशिश है। शिवम पर दोहरा दबाव, अंदरूनी दुख और बाहरी संकट, और प्रिया का साथ, ये कहानी की शुरुआती बुनियाद है। कहानी जैसे जैसे आगे बढ़ती है, शिवम की मुश्किलें कम होने के बजाय और उलझती जाती हैं। दुकान वाकई बंद होने के कगार पर आ जाती है। हालत खराब होती जाती है। एक शाम वो बहुत उदास प्रिया के साथ गंगा किनारे घाट पर बैठा है।
गंगा के लहरों को देखते हुए वो पूछता है, प्रिया, क्या मैं हार गया? ये सवाल उसके पूरी हताशा बयान कर देता है। और प्रिया का जवाब फिर वही है, लेकिन इस बार शायद और भी ज्यादा हिम्मत देने वाला। वो उसका हाथ थाम लेती है। कोई बात नहीं शिवम, हम साथ हैं ना, बस यही काफी है। ये साथ ही शिवम की ऑक्सीजन है जैसे। बिल्कुल। लेकिन क्या बाहरी दुनिया की मुश्किलें जब घर की चारदीवारी में घुसती हैं, तब भी रिश्ते इतने ही मजबूत रह पाते हैं? ये सवाल उठता है। यही कहानी एक और परत खोलती है। घर के अंदर का माहौल तनाव भरा होने लगता है। शिवम की माँ शायद अपनी पीढ़ी की सोच या सामाजिक दबाव के कारण वही प्रिया को संतान न होने के लिए सीधे सीधे या इशारों में ताने देने लगती हैं। ये पढ़ते हुए भी बहुत दुख होता है। प्रिया चुपचाप सब सहती है और शिवम ये सब देखता है, महसूस करता है, पर कुछ कह नहीं पाता। ये चुप्पी बहुत कुछ कहती है। क्या ये शिवम की बेबसी है? क्या वो अपनी माँ के सामने खड़ा नहीं हो पा रहा? या वो अपनी आर्थिक और मानसिक उलझनों में इतना डूबा है कि उसे प्रिया का दर्द उस शिद्दत से महसूस नहीं हो रहा? लेखक ने यहाँ रिश्ते की एक और जटिलता दिखाई है। ये बाहरी संकट कैसे अंदरूनी रिश्तों में दरारें पैदा कर सकता है। हाँ, माँ का व्यवहार उस सामाजिक सोच का आईना है जो औरत पर माँ बनने का दबाव डालती है, और ये प्रिया के दुख को कई गुना बढ़ा देता है। और मुश्किलें यहीं खत्म नहीं होती। कहानी में एक और एंगल आता है शिवम की छोटी बहन रिया के जरिए। अच्छा। रिया कॉलेज में राहुल नाम के एक लड़के से प्यार करती है जो एक साधारण गरीब परिवार से है। शिवम, जो खुद आर्थिक तंगी से गुजर रहा है, डर जाता है। उसे लगता है कहीं रिया की जिंदगी भी संघर्षों से ना भर जाए। वो इस रिश्ते का विरोध करता है। ये एक दिलचस्प मनोवैज्ञानिक मोड़ है। मतलब शिवम की अपनी असफलताएं और डर अब उसके फैसलों पर हावी हो रहे हैं। हाँ, ऐसा ही लगता है। वो रिया को प्रोटेक्ट करना चाहता है, लेकिन शायद गलत तरीके से। वो अपनी बहन को उन्हीं आर्थिक मुश्किलों से बचाना चाहता है जिनसे वो खुद जूझ रहा है, पर इस कोशिश में वो शायद उसकी खुशियों के आड़े आ रहा है। ये दिखाता है कि कैसे हमारा अपना दर्द दूसरों के लिए हमारे नजरिए को बदल सकता है। और रिया इसे बगावत समझती है। वो घर छोड़ने तक की धमकी दे देती है। शिवम इस टकराव से और टूट जाता है। जाहिर है। वो रिया को रोकने की कोशिश करता है, बहस होती है, और अंत में एक हारे हुए इंसान की तरह वो फिर कहता है, ठीक है रिया, तेरी मर्जी, कोई बात नहीं, तू खुश रह बस। इस बार का कोई बात नहीं पहले वाले से कितना अलग लगता है ना, जैसे उसने हार मान ली हो। हाँ, बिल्कुल। पहले की कोई बात नहीं में एक स्वीकृति थी, एक हिम्मत थी। यहाँ वाले में एक गहरी थकान, एक मजबूरी, एक तरह का सरेंडर झलकता है। बिल्कुल। ये दिखाता है कि लगातार मिल रही चोटें इंसान के हौसले को कैसे तोड़ सकती हैं। और इसी उथल-पुथल के बीच वो पल आता है जो शिवम की जिंदगी का एक और अहम मोड़ साबित होता है। हाँ, वो दुकान बंद करने का दिन, जब वो दुकान खाली कर रहा है, अपनी किताबों को आखिरी बार समेट रहा है, उसे अपने पिता की एक पुरानी डायरी मिलती है। अच्छा। धूल जमी हुई डायरी खोलता है तो उसमें एक जगह लिखा मिलता है, शिवम, याद रखना, जिंदगी में हार नहीं होती, सिर्फ सबक होते हैं। पिता का ये संदेश ठीक उस वक्त मिलना जब शिवम खुद को हारा हुआ महसूस कर रहा है, क्या ये सिर्फ इत्तेफाक है या लेखक का एक सोचा समझा स्ट्रोक? शायद दोनों। ये वाक्य कहानी के मूल भाव, सहन शक्ति, सीखना, गिरकर उठना को सीधे सीधे सामने लाता है। ये शायद वो चिंगारी है जिसकी शिवम को उस वक्त सख्त जरूरत थी। ये उसे पूरी तरह बिखरने से बचाता है। बिल्कुल। वो रोता है, शायद बरसों का दबा हुआ दर्द बाहर आता है, लेकिन उन आंसुओं के साथ शायद एक हल्कापन भी आता है, एक दिशा मिलती है। और वो आखिरकार फैसला कर लेता है। वो अखिल का ऑफर मान लेता है और भारी मन से अपनी दुकान, अपने पिता की निशानी बेच देता है। इस पूरे दौर में माँ के तानों और रिया के टकराव के बीच भी प्रिया एक मजबूत स्तंभ की तरह शिवम के साथ खड़ी रहती है। वो खुद अंदर से टूट रही होगी, लेकिन शिवम के सामने वो हिम्मत का पहाड़ बनी रहती है। सच में उनके रिश्ते की यही गहराई है जो उन्हें इतने तूफानों से गुजरने में मदद करती है। शिवम दुकान बेच देता है, ये सोचकर के चलो एक बोझ उतरा, अब शायद हालात सुधरेंगे। लेकिन कहानी यहाँ एक और क्रूर मोड़ लेती है। शायद सबसे दर्दनाक झटका अब लगता है। हाँ, विश्वासघात का तत्व सामने आता है, और जब धोखा किसी अपने से मिले तो वो ज्यादा चुभता है। वही होता है। दोस्त अखिल, जिस पर शिवम ने भरोसा करके अपनी सबसे कीमती चीज सौंपी थी, वही उसे धोखा देता है। ओहो। वो दुकान के पैसे आधे ही देता है
और शिवम को किसी जाली कॉन्ट्रैक्ट में फंसा देता है, जिससे शिवम पर और कर्जा चढ़ जाता है। अब शिवम न सिर्फ खाली हाथ है, बल्कि कर्ज के बोझ तले बुरी तरह दब चुका है। मतलब सड़क पर आ गया है वो। ये विश्वासघात कहानी में बाहरी दुनिया की निर्ममता को चरम पर दिखाता है। कैसे इंसान की मजबूरी का फायदा उठाया जाता है। ये सिर्फ आर्थिक चोट नहीं है, ये शिवम के भरोसे की हत्या है। हाँ बिल्कुल। अब तक वो हालात से लड़ रहा था, अब उसे इंसान से लड़ना पड़ रहा है, वो भी उससे जिसे वो दोस्त समझता था। यहाँ कोई बात नहीं कहना लगभग नामुमकिन लगता है। और शायद शिवम कह भी नहीं पाता। वो पूरी तरह टूट चुका है, जिंदगी के सबसे निचले पायदान पर खड़ा है, अंधेरा ही अंधेरा। लेकिन इस घोर अंधेरे में भी एक दिया टिमटिमा रहा है। प्रिया, वो शिवम का हाथ थमती है और कहती है, कोई बात नहीं शिवम, सब खत्म नहीं हुआ है, हम फिर शुरू करेंगे। अब ये कोई बात नहीं अपने चरम पर पहुंच गया है। ये सिर्फ शब्द नहीं है, ये प्रिया की अटूट निष्ठा, उसकी बेपनाह मोहब्बत और उसकी फौलादी इच्छा शक्ति का प्रमाण है। सच में ये वाक्य मजबूरी या स्वीकृति नहीं, बल्कि चुनौती का ऐलान है। हालात के खिलाफ, धोखे के खिलाफ, निराशा के खिलाफ। सही। ये दिखाता है कि जब दुनिया साथ छोड़ दे, तब भी अगर एक इंसान का मजबूत साथ हो तो इंसान फिर से खड़ा हो सकता है। ये मानवीय संबंधों की सबसे बड़ी ताकत का उत्सव है, सबसे मुश्किल वक्त में। प्रिया के इसी भरोसे से कहानी का रुख बदलना शुरू होता है। एक रात प्रिया शिवम को फिर उसी गंगा किनारे ले जाती है जहां वो अक्सर जाया करते थे। शांत बहती गंगा के सामने वो शिवम को याद दिलाती है, शिवम याद है हमारा सपना क्या था? ये दुकान, ये घर, ये सब नहीं, हमारा प्यार, हमारा साथ, ये हमारा सपना है। कितनी खूबसूरत बात है। बच्चे हों या ना हों, दुकान रहे या ना रहे, हम साथ हैं, यही काफी है। ये शब्द जैसे शिवम के अंदर जमी बर्फ को पिघला देते हैं। प्रिया उसे याद दिलाती है कि उसने क्या खोया है, इससे ज्यादा जरूरी ये है कि उसके पास क्या बचा है, उनका रिश्ता। हाँ, ये एक तरह से सफलता की परिभाषा को ही बदल देता है। बाहरी सफलता से ज्यादा जरूरी है अंदरूनी सुकून और रिश्तों की मजबूती। यहाँ से उम्मीद का एक नया अध्याय शुरू होता है। हाँ, शिवम की आंखों में आंसू तो हैं, लेकिन अब उनमें एक नई चमक भी है। वो हार मानने को तैयार नहीं, वो एक नया रास्ता चुनता है। अच्छा। बहन रिया की मदद लेता है, जो अब थोड़ी समझदार हो गई है। वो एक छोटा सा ऑनलाइन बुक स्टोर शुरू करते हैं, पुरानी सेकंड हैंड किताबें बेचने का काम। घर के कोने से शुरुआत होती है, धीरे धीरे, बहुत धीरे धीरे काम चलने लगता है। ये सिर्फ एक नए बिजनेस की शुरुआत नहीं है, ये बदलते वक्त के साथ कदम मिलाने का भी प्रतीक है। पारंपरिक दुकान बंद हुई तो ऑनलाइन दुनिया में एक नई जगह बनाई। ये अनुकूलन की कहानी भी है। सही कहा। और अच्छी बात यह है कि सिर्फ काम ही पटरी पर नहीं आता, बल्कि बिगड़े हुए रिश्ते भी सुधरने लगते हैं। बिल्कुल। रिया और राहुल की शादी हो जाती है, बहुत सादगी से, और वो खुश है। और सबसे बड़ा, सबसे सुखद बदलाव आता है शिवम की माँ के व्यवहार में। अच्छा। उनका हृदय परिवर्तन होता है। वो एक दिन प्रिया को गले लगा लेती हैं और रोते हुए कहती हैं, बेटी मुझे माफ कर दे, तुमने ही मेरे बेटे को बचाया है, उसे टूटने से जोड़ा है। वाह, ये पढ़कर वाकई सुकून मिलता है। हाँ, ये माँ और बहू के रिश्ते का सुधरना कहानी को एक बहुत सुकून देने वाला मोड़ देता है। पारिवारिक संघर्षों का ये समाधान शिवम के मन पर पड़े बोझ को और हल्का करता है। ये दिखाता है कि समय और प्रेम कैसे गहरे घावों को भी भर सकते हैं। लेकिन क्या अखिल के धोखे का हिसाब बाकी नहीं है? हाँ, वो बाकी था। कहानी न्याय के पहलू को भी छूती है। हाँ, वो पहलू भी आता है। शिवम की एक पुरानी कॉलेज की दोस्त है सुधा, जो अब वकील है। वो शिवम की मदद करने का फैसला करती है। अच्छा। वो अखिल के खिलाफ कोर्ट में केस करते हैं, कानूनी लड़ाई चलती है। अंत में अखिल को उसके किए की सजा मिलती है, फ्रॉड का केस साबित होता है और शिवम को भी उसके कुछ पैसे वापस मिल जाते हैं। कानूनी जीत महत्वपूर्ण है, ये न्याय व्यवस्था में एक भरोसा जगाती है। लेकिन क्या उपन्यास ये कह रहा है कि यही असली जीत है? शायद नहीं। पैसे वापस मिलना एक राहत है, लेकिन शिवम के लिए असली सुकून शायद प्रिया का हाथ थामकर ये महसूस करना है कि वो अकेला नहीं है। असली जीत रिश्तों के सुधरने में है, माँ की स्वीकृति में है, बहन की खुशी में है। हाँ, सही कहा। कानूनी जीत एक बाहरी समाधान है, जबकि अंदरूनी शांति ज्यादा मायने रखती है। बिल्कुल। कहानी के अंत में शिवम प्रिया का हाथ थामकर बस यही कहता है, कोई बात नहीं प्रिया, अब सब ठीक होगा। इस बार की कोई बात नहीं में एक ठहराव है, एक आत्मविश्वास है जो प्रिया के अटूट साथ से ही आया है। प्रिया का संवाद और उसका मौन समर्थन दोनों ही पूरी कहानी में शिवम की सबसे बड़ी ताकत बनकर उभरते हैं। लेखक ने प्रिया के किरदार को बहुत खूबसूरती से गढ़ा है।
वो सिर्फ एक पत्नी नहीं, वो शिवम की आत्मा की साथी है, उसकी प्रेरणा है, उसकी हिम्मत है। सही मायने में कहानी का अंत हमें 2020 में ले आता है। शिवम का ऑनलाइन बुक स्टोर अब काफी अच्छा चल रहा है। जिंदगी वापस पटरी पर है, लेकिन ये पटरी अब नई है, पहले से अलग। और उनके जीवन में एक और खुशी दस्तक देती है। हाँ, एक ऐसी खुशी जो शायद उनके शुरुआती सपने से भी बड़ी है। वो और प्रिया एक अनाथ बच्ची को गोद लेते हैं और उसका नाम रखते हैं गंगा। गंगा। ये नाम सुनते ही बनारस, वो घाट, वो नदी, सब कुछ आंखों के सामने आ जाता है। कितना गहरा और प्रतीकात्मक नाम चुना है। बहुत ज्यादा। गंगा नाम रखना सिर्फ एक नामकरण नहीं है, ये बनारस शहर से, उस गंगा नदी से जिसने शिवम के हर उतार चढ़ाव को देखा है, एक गहरा नाता जोड़ता है। ये उनके जीवन में पवित्रता, निरंतरता और एक नई शुरुआत का प्रतीक है। संतान न होने का दुख अब एक नई खुशी में बदल गया है, एक ऐसे रूप में जिसकी उन्होंने शायद कल्पना भी नहीं की थी। कहानी के अंत तक रिया और राहुल अपने जीवन में खुश हैं। माँ की सेहत भी अब बेहतर है। एक तरह से सब कुछ संतुलित हो गया है, पर बहुत कुछ खोने और सीखने के बाद। हाँ, कीमत चुकाकर। उपन्यास का आखिरी दृश्य हमें फिर गंगा घाट पर ले जाता है। शिवम और प्रिया अब अपनी बेटी गंगा के साथ वहीं खड़े हैं। शिवम प्रिया का हाथ थामे हुए हैं। और वो जो कहता है, वो पूरी कहानी का, जिंदगी के फलसफे का सार है। हाँ, वो कहता है, प्रिया, जिंदगी ने मुझसे बहुत कुछ लिया सच, लेकिन बदले में मुझे तुम मिली, और अब गंगा, कोई बात नहीं। ये वाक्य सुनकर लगता है जैसे शिवम ने जिंदगी के हर सबक को आत्मसात कर लिया है। बिल्कुल। शिवम की ये यात्रा दिखाती है कि सफलता की परिभाषा वो नहीं जो समाज तय करता है या जो हमने शुरू में सोची थी। सही। उसका बुक कैफे का सपना टूट गया, दुकान बिक गई, धोखा मिला, लेकिन अंत में उसे वो खुशी मिली जो शायद ज्यादा सच्ची और गहरी है। रिश्तों की खुशी, प्रेम की संतुष्टि। और वो छोटा सा वाक्य, कोई बात नहीं, जो कहानी की शुरुआत में एक मजबूरी, एक दिलासा, एक बचाव की ढाल जैसा लगता था, अंत तक आते आते स्वीकृति, सहनशक्ति, प्रेम, आशा और जीवन की गहरी समझ का प्रतीक बन जाता है। तो ये थी अनुराग पाठक के उपन्यास कोई बात नहीं की हमारी पड़ताल। शिवम और प्रिया की एक बेहद भावनात्मक यात्रा, उनके संघर्ष, उनके आंसू, उनकी खामोशी और उनकी मुस्कान की कहानी। ये उपन्यास हमें याद दिलाता है कि जिंदगी चाहे कितने भी कड़े इम्तिहान ले, रिश्तों की गर्माहट, आपसी भरोसा और कोई बात नहीं कहकर आगे बढ़ जाने का हौसला हमें किसी भी तूफान से लड़ने की ताकत दे सकता है। ये सचमुच कोई छोटी बात नहीं है, कोई बात नहीं कह पाना। और जाते जाते एक सवाल सोचने के लिए छोड़ जाते हैं। जीवन की बड़ी से बड़ी मुश्किलों का सामना करते हुए जब हम या कोई और हमसे कहता है कोई बात नहीं, तो क्या ये महज एक खोखला दिलासा होता है? सोचने वाली बात है। ये सचमुच परिस्थितियों को स्वीकार करने और फिर से उठ खड़े होने की एक अंदरूनी ताकत जगाता है। क्या इस वाक्य की शक्ति इस बात पर निर्भर करती है कि इसे कौन, कब और किस भावना से कह रहा है? इस पर जरूर सोचिएगा। इसी विचार के साथ आज की ये चर्चा यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।